जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। बस ठीक है, अब आप पॉज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो स्पीकर व्यू से सिर्फ वो आपका चेंज होगा, होस्ट तो खुद ही। चलिए, तो हेलो, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। आपने शुरू कर दिया? जी। ओके। हेलो ऑल ऑफ यू। ये फीमेल्स पॉडकास्ट की एपिसोड 17 है और इसमें मेरे साथ जो को होस्ट हैं वो कदीर कुरैशी साहब हैं, और हमारी आज की जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर लुबना मिर्जा हैं जो कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। सो आई विल गो टू कदीर साहब और आप क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जो है वो शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर लुबना मिर्जा हैं, जो कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और अमेरिका में बहुत अरसे से प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर लुबना ने साइंस की दुनिया की एडमिन टीम में भी शामिल हैं। इन्होंने पोस्ट की हैं साइंस की दुनिया पे। इनकी किताब है एक जो इन्होंने साइंस की दुनिया पे उसका लिंक भी दिया था, और आपके सवालों के जवाब भी गाहे बगाहे देती रहती हैं। तो आज हमारे पास ये मौका है कि उनसे कुछ तफसीली गुफ्तगू करें उनके बारे में। उनकी जो स्पेशलाइजेशन है एंडोक्रिनोलॉजी, उसके बारे में। डायबिटीज़ की वो एक्सपर्ट हैं, तो डायबिटीज़ के बारे में। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो डायबिटीज़ से बचने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो डॉक्टर लुबना, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने मेडिसिन का फील्ड और उसमें एंडोक्रिनोलॉजी के फील्ड क्यों चूज किया। जी, मेरा नाम लुबना मिर्ज़ा है। जैसे कि कदीर साहब ने बताया, मैंने चाणक्य मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने मर्सी हॉस्पिटल पिट्सबर्ग में इंटरनल मेडिसिन में 3 साल रेजिडेंसी की। उसके बाद वापस हम ओक्लाहोमा आए और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में एंडोक्रिनोलॉजी में फेलोशिप की। 2010 में अपनी फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद मैंने नॉर्मन हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया और पिछले 10 साल से मैं यहीं पे काम कर रही हूँ। एंडोक्रिनोलॉजी की फील्ड मैंने इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में है। जैसे कि हम जानते हैं, परहेज इलाज से बेहतर है। इससे पहले कि मज़ीद मसाइल शुरू हों, खड़े हों, उनको पहले से अगर हम एड्रेस करें तो वो बेहतर है। और चूँकि कुछ और फेलोशिप्स जो थी उनमें जाना बहुत डिफ़िकल्ट भी था और एक्सपेंसिव भी, तो मैं रियलिस्टिकली वो फील्ड्स चुनना चाह रही थी जिसमें मैं कामयाबी हासिल कर सकूं और दाखिला भी मिल सके। तो उसमें जो है रूमेटोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज़, एंडोक्रिनोलॉजी, ये सारे मेरे सामने चॉइसेस थी। तो उनमें से मैंने एंडोक्रिनोलॉजी को इसीलिए पिक किया क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम देखते थे कि उनके पैरों में ज़ख्म पड़ गए हैं और अब सर्जरी की ज़रूरत आ गई है। किसी के कट रहे हैं, किसी की टांग कट रही है। तो इस वजह से मैंने यही सोचा कि अगर हम शुरू से इन मसाइल को एड्रेस करें तो यहाँ तक मरीज नहीं पहुंचेंगे। सही। तो थोड़ा सा हमारे मेंबर्स को बताइए कि एंडोक्रिनोलॉजी होती क्या है। जी, एंडोक्रिनोलॉजी में जब मैंने फेलोशिप की तो उस वक्त तक पाकिस्तान में अभी ये फील्ड शुरू नहीं हुई थी। बल्कि अपने कॉलेज से ही मैं पहली पर्सन हूँ जिसने एंडोक्रिनोलॉजी में फेलोशिप की। एंडोक्रिनोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। अक्सर लोग बस आपको यूँ कहते हैं इसका स्कोप नहीं है, एंडोक्रिनोलॉजी में नहीं जाएं, इसमें कोई स्कोप नहीं है, आपको काम नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, या आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, या मरीज नहीं है इसमें। लेकिन असल बात यह है कि एंडोक्रिनोलॉजी एक बहुत अहम फील्ड है और इसकी ज़रूरत सारी दुनिया में बढ़ रही है। जब से मैं यहाँ नॉर्मन में काम करना शुरू किया तो हर हफ्ते कहीं ना कहीं से मुझे जॉब ऑफर आती है। सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका में डिफरेंट प्लेसेस, हर जगह पे एंडोक्रिनोलॉजी की शॉर्टेज है। और कोई यंग डॉक्टर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो मैं आपको encourage करूंगी कि आप ज़रूर एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज़ में देखें, क्योंकि डायबिटीज़ आप जैसे कि जानते हैं कि सारी दुनिया में फैल रही है। जी। ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर हमारे पास ज़्यादा माहिर होंगे जिनको डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा मालूम होगा, वो लोगों की बेहतर तरीके से केयर कर सकेंगे, तो हम इन सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। सही। तो अच्छा, इसमें एक मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपको क्योंकि आई थिंक इस जितने भी 3 लोग बैठे हैं मैं सबसे जो आप कह सकते हैं लेस नॉलेजेबल है मेडिकल साइंसेस में, वो मैं हूँ, ठीक है। तो आप दोनों ज्यादा जानते हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट सिक्रीशंस होती हैं। तो उनमें कुछ जो वो क्या कहते हैं
जो सिक्रीशंस होती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू होती हैं, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी है। जी, इंटरेस्टिंग। तो एंडोक्रिनोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है, जैसे कि अगर आप एक बिल्डिंग को देखें तो बिल्डिंग में पाइप्स होते हैं जिससे पानी आता है, या इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, या आपके स्ट्रक्चर्स हैं जैसे दीवारें हैं, दरवाजे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इंसानी जिस्म को देखें तो उसमें जो पाइप का सिस्टम है उसको आप कार्डियोलॉजी की फील्ड से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम देखें तो उसको आप न्यूरोलॉजी से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एंडोक्रिन सिस्टम इन सारे निज़ामों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे डिफरेंट एंडोक्रिन ग्लैंड्स। अब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पेंक्रियास है, ओवरीज हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स हैं। ये हार्मोन्स रिलीज, यहाँ से हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, ब्लड से सर्कुलेट करके वो दूसरे ऑर्गन्स पे पहुंचते हैं जहाँ उनके रिसेप्टर मौजूद हैं। तो यानी कि एंडोक्रिनोलॉजी की एक और, फील्ड जो है, जी जी, गो अहेड। हम्म, जी मैं कह रहा हूँ कि ये जो हम कई दफा ये लफ्ज सुनते हैं हार्मोन्स, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी जो सिक्रीशन है उसी को हम हार्मोन कहते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगे उनको, उनकी सिक्रीशन को हम जूस कहेंगे, हार्मोन नहीं कहेंगे। ये बात सही है क्या? एग्जैक्टली सही, आपकी ठीक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। और इसी लिहाज से पेंक्रियास ठीक जो है वो एक एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन दोनों तरह का ग्लैंड है। तो ठीक ठीक। में आपका एक जगह से हार्मोन निकला और ये ब्लड में ट्रैवल करके दूसरी जगह पहुंचा और वहां पे उसने अपना इफेक्ट और असर डाला। तो इसको हम हार्मोन, ठीक। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हिस्से हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। आगे वाले हिस्से से 5 हार्मोन बनते हैं। हर हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है, एक ग्रोथ हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोलैक्टिन है, लुटिनाइजिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, थायराइड, एड्रेनल, एसीटीएच हार्मोन। ये सारे हार्मोन वो ब्लड से सारी बॉडी में सर्कुलेट होंगे। पिट्यूटरी आपका मास्टर ग्लैंड है। अगर कोई भी हार्मोन ज्यादा हो, कम हो, तो उससे जो है और डिफरेंट तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन को आप देखें कि अगर ग्रोथ हार्मोन ना हो तो बच्चे लंबे नहीं हो सकते, छोटे रह जाते हैं, जैसे बोनेपन की बीमारी। या ग्रोथ हार्मोन है लेकिन ठीक। उसका जो रिसेप्टर है वो ठीक से काम नहीं करता, तो ग्रोथ हार्मोन होने के बावजूद उनमें बोनेपन की बीमारी होगी। और अगर कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बना रहा है और अभी उनकी हड्डियां फ्यूज नहीं हुई, तो वो लंबे होते चले जाते हैं और जायंट बन जाते हैं, जैसे आलम चन्ना, इफ यू रिमेम्बर हिम। हम्म। और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ लूं, फिर आई थिंक वो कदीर साहब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो ये कि अभी आपने जो ग्रोथ हार्मोन की बात की है, इसमें ऐसा होता है कभी कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो हैं वो ज्यादा ग्रो कर जाए, जैसे कि हाथ बहुत बड़ा हो जाए लेकिन पूरी बॉडी जो है वो नॉर्मल ही है उस बंदे की, लेकिन हाथ बहुत बड़ा हो जाए, तो क्या इसके लिए भी ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है या ये कोई डिफरेंट केस है? जनरली ग्रोथ हार्मोन से सारे जिस्म पे असर पड़ता है। और अच्छा। अगर ये, जैसे आपको मालूम है, बलूगत से गुजरने के बाद बच्चे जो हैं वो लंबे होना बंद हो जाते हैं, यानी आपकी जो लंबी हड्डियां हैं वो फ्यूज हो जाती हैं एंड्स, और हम्म। वो मजीद लंबे नहीं हो सकते। तो अगर ग्रोथ ठीक। हार्मोन ट्यूमर पहले शुरू हो गया था तो ये लंबे होते जाएंगे। लेकिन अगर ठीक। एक बंदा फुल ग्रोन है, जैसे कि वो 24-25 या 30-45 साल के हैं, दे आर डन ग्रोइंग, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर बन गया, तो हम ऐसे लंबे नहीं हो सकते, बस ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। अभी ठीक है। पिछले मैंने ठीक एक ठीक। सांप को देखा, तो ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से जो है से आपका जॉ जो है से आगे, जब उन्होंने अपना साइड में फेस किया तो इट वाज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, और उनका जो फोरहेड है इट्स जस्ट ग्रोइंग ओवर देयर आईज, और हाथ इतने बड़े कि जैसे डिस्प्रोपोर्शनेटली टू योर बॉडी, और जॉइंट प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, इंटेस्टिनल ट्यूमर्स, so it causes problems ठीक। with all of your body basically. ठीक ठीक। चलिए कदीर साहब आप क्वेश्चन जी, पूछते हैं। तो अभी आपने चूंकि वो प्यूबर्टी की बात की, तो एक सवाल जो मेरे जहन में हमेशा ही आता है और जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि इंसान के जिस्म में अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो उसमें ये ट्रैकिंग कैसे होती है कि भाई अब ये बच्चा जो है ये 12 या 13 साल का हो गया है, तो अब वो टर्न ऑन करना है और वो जो अडल्टहुड के रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी के जो हार्मोन हैं, वो अब सीक्रेट करने शुरू करने हैं। तो ये सिस्टम कैसे, टाइम ट्रैकिंग जो है ना वो कैसे होती है? जी, तो ये नॉर्मल सिस्टम है और हर किसी का डिफरेंट है, और वो उनकी फैमिली हिस्ट्री के मुताबिक, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस के मुताबिक, कहाँ पर वो रहते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर, जी। फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, सारे इन
पे असर करता है। इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है ये बात। अच्छा, सही। तो चले हम वापस आते हैं, जो हमारा फोकस है वो डायबिटीज का है। तो ये बताइए कि एक तो पहली बात ये है कि डायबिटीज होती क्या है। हमारे यहाँ बहुत कॉमन है ये, लेकिन लोगों को ये अंदाजा नहीं होता कि ये क्या है। तो ये कुछ बताइए मेंबर्स को कि डायबिटीज होती क्या है। जी, तो डायबिटीज है वो एक तवील अरसे तक होने वाली बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है और ये इंसुलिन में खराबी की वजह से हो जाती है। जी। डायबिटीज की दो इकसाम है, टाइप 1 है, दूसरी टाइप 2 है। टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में चूंकि इंसुलिन होती ही नहीं, यानी उनका पेंक्रियास जो है वो ऑटो इम्यूनिटी से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो उनमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। इस वजह से उनमें डायबिटीज पैदा हो जाती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेंक्रियास से निकलता है, बेटा सेल से, और सारे खुलियों के ऊपर एक दरवाजा होता है ग्लूकोज के लिए, उसको ओपन करेगा जिससे ग्लूकोज अंदर जाएगी और यू विल मेटाबोलाइज इट फॉर एनर्जी। तो अगर इंसुलिन नहीं होगी तो इन पेशेंट्स में ग्लूकोज जो है ब्लड में सर्कुलेट करती रहेगी और बढ़ती जाएगी और ये डिहाइड्रेटेड और मेल नरिश्ड हो जाएंगे। इस वजह से उनकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। ये डिपॉजिट हो जाएगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तो उसकी वजह से सारी खून की छोटी नालियों वाली बीमारियां, खून की नालियों वाली पेचीदगियां और तवील अरसे में पैदा होती हैं। टाइप 2 के डायबिटीज जो हैं उनमें इंसुलिन बनने के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन क्योंकि आजकल मोटापा और ज़्यादा मुतारिक ना रहना ये बहुत कॉमन हो गई हैं बातें, तो लोग जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते जाते हैं, यानी कि इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहिमत उनके जिस्म में पैदा हो जाती है। तो उनको ज़्यादा इंसुलिन चाहिए। तो उनका पेंक्रियास जो है वो 4 गुना 6 गुना काम कर करके आखिरकार ये खुलिये तबाह होने लगते हैं, बेटा सेल्स। तो फिर वहां से जो है जब इंसुलिन कम होना शुरू हो जाती है तब आपको पता चलता है कि इनको डायबिटीज हो गई। तो जो टाइप 1 डायबिटीज हैं उनमें 95% बेटा सेल्स तबाह हो चुके होते हैं जब आपने किया कि इनको टाइप 1 है। टाइप 2 में तकरीबन 80% तबाह हो जाते हैं जब आपने डायग्नोस किया कि इनको टाइप 2 है। उसके बाद है हाई शुगर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। अगर हम शुगर को नॉर्मल दायरे में रखें तो हम इन मरीजों में होने वाली इन सारी पेचीदगियों से बचत हासिल कर सकते हैं। तो ये एक आम इंसान को, और खास तौर पे मैं पाकिस्तान की बात करूंगा क्योंकि पाकिस्तान में ये रवाज बहुत कम है कि लोग हर साल अपना मेडिकल टेस्ट कराएं और उनको पता चलता रहे कि उनके जिस्म के साथ क्या हो रहा है। तो एक आम इंसान को कैसे ये इल्म होगा कि उसको डायबिटीज का मसला हो सकता है और उसे अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा हो कि साउथ एशियन अफराद में हमारे अंदर डायबिटीज का खतरा बाकी सब लोगों से ज्यादा है। न्यूयॉर्क में एक स्टडी की गई थी जिसमें उन्होंने काले लोगों को देखा, हिस्पैनिक्स को देखा, वाइट अमेरिकन को, नेटिव अमेरिकन को, ईस्ट एशियंस को और साउथ एशियंस। तो साउथ एशियंस में डायबिटीज का खतरा बाकी तमाम लोगों से ज्यादा है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे जीनियाती ढांचे की वजह से। और डायबिटीज शुरू में बिल्कुल पता नहीं चलता है आपको कि आपको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज। डायबिटीज से पहले प्री डायबिटीज होती है, बेसिकली कंटिन्यूएशन। तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि लोग साल में एक दफा जाएं और डॉक्टर को दिखाएं और बेसिक टेस्ट कराएं। तो ये एक कल्चरल प्रैक्टिस है जो कि हमें सीखनी होगी और लोगों को भी एनकरेज करना होगा कि अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल टूट फूट गई है और हाईवे पे उसके हिस्से पड़े हुए हैं, उस वक्त उसको पुट टुगेदर करना, उसको दोबारा से ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम हर साल उसको चेकअप कराएं, मेक श्योर करें कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इस बड़ी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। डायबिटीज के तो पता नहीं चलेगा कि आपको डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, क्योंकि शुरू में उसकी कोई अलामत जाहिर नहीं होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ज्यादा शुगर बढ़ने लगती है तो फिर प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि बाय द टाइम आप डायग्नोस करते हैं कि टाइप 2 है तो उस वक्त तक 80% आपके बेटा सेल्स डिस्ट्रॉयड हो चुके होते हैं और बाकी 20% डाउन द हिल है, यानी इवेंचुअली 20% विल गो अवे एज वेल, यानी वो सब भी खत्म हो जाएंगे। तो अक्सर लोग कहते हैं कि दवाई ले रहा हूँ लेकिन मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है। तो दिस इज द नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज, ये कुदरती पाथवे है, इसी तरह ही होता है। बस आपको चेक करना होगा और अपने साथ साथ दवाई बढ़ानी होगी। सही। हसन, तो यहाँ पे वो नोटिस आ रहा है कि ये मीटिंग 10 मिनट में खत्म होने वाली है। हाँ, मुझे भी आया, मैं इसलिए इस पे नहीं करता।
तो कोई मसला नहीं है, हम एक काम ये कर सकते हैं कि आप ये रिकॉर्डिंग बंद कर दें, हम दोबारा स्टार्ट कर देते हैं मीटिंग। सही। That sounds